बना लेंगे क्या भैया, वर्णमाला या वर्ण विचार। ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर, और एक प्यारा सा टॉपिक हेडिंग बना लेंगे, वर्णमाला या वर्ण विचार। ठीक है ना। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे वर्णमाला, और हमारे साथ साथ आप लोग लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना। यह वर्ण विचार ध्यान से देखेंगे और कोशिश यही करेंगे आप सभी लोग कि क्लास में ही सारी बातें याद करके और सीख के जाएं। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं किसकी, वर्णमाला या वर्ण विचार की, सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे, वर्ण और माला। जब हम बात करते हैं माला की तो हमारे दिमाग में एक बात याद आती है क्या, कि जब हम बात करते हैं माला की तो माला मतलब क्या है। माला हमको सिर्फ यही दर्शाता है किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग का। कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर वर्ण दिया है तो वर्णों की ग्रुपिंग की बात करेगा कौन, माला। तो वर्णमाला की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखेंगे क्या, कि इसकी परिभाषा। जैसे जैसे हम आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से बताते हुए चलेंगे, आप सभी लोग वैसे वैसे अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। गजब का आप लोगों का नोट्स तैयार होगा और गजब आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है ना। तो सभी लोग जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे एकदम लिखते हुए, बनाते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात वर्णमाला में हम लोग सीखेंगे क्या, कि इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा भैया वर्णमाला की, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। जब हम जान जाते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, कि वर्ण हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। फिर हम आगे आते हैं किसकी भैया, किसकी बात करेंगे, संख्या की। ठीक है ना। जब हम जान जाते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, आगे चलकर देखेंगे क्या, कि जो वर्णमाला होते हैं इसके भेद कितने होते हैं। वर्णमाला को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। जब इतनी बात जान लेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो इस 52 वर्णों में जो वर्णमाला की संख्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें से कितने ऐसे वर्ण होते हैं जो आधुनिक वर्ण की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं भैया, आधुनिक वर्ण की श्रेणी में। ठीक है ना। आधुनिक वर्ण की श्रेणी में। इतनी बात जान लेने के बाद हम लोग सीधे जानेंगे इसमें से कितने ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम लोग रखते हैं किसमें भैया, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। किसमें रखते हैं, स्त्रीलिंग या किसमें रखते हैं हम लोग, पुल्लिंग में। ठीक है ना। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। इतनी बातों को हम लोग सीखेंगे जैसे ही चैप्टर चालू करेंगे तब। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्णमाला या वर्ण विचार की परिभाषा की। तो हम लोग जब बात करते हैं परिभाषा की तो हम लोग क्या करते हैं, वर्णों के समुदाय के व्यवस्थित क्रमबद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। हम क्या बोलें, वर्णों के समुदाय या समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे हमारे साथ, अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे क्या, वर्णों के समुदाय या समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को ही क्या कहा जाता है भैया, वर्णमाला कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे वर्णों के समुदाय या समूह के व्यवस्थित, दिख रहा है आप लोगों को। एक बार लाइव वाले सभी बच्चे कमेंट करेंगे, वर्णों के समुदाय या समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना। वर्णमाला कहा जाता है। चलेंगे फिर हम आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी भैया, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। हिंदी वर्णमाला में जब बात करते हैं वर्णों की तो कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, आप सभी लोग बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। ये जो 52 वर्ण होते हैं, इन 52 वर्णों को हम लोग बांट देते हैं किसमें, तो आप लोग बताएंगे भैया इसके भेद में, और इसके 3 प्रकार के भेदों में, 3 भेदों में इसको बांट देते हैं। किसमें किसमें, तो आप लोग बताएंगे भैया स्वर में बांट देते हैं, व्यंजन में बांट देते हैं और अयोगवाह में बांट देते हैं। किसमें किसमें बांट देते हैं, तो आप लोग साथ साथ लिखेंगे स्वर में, व्यंजन में, और किसमें बांट देते हैं भैया, अयोगवाह में। स्वर में, व्यंजन में और किसमें, अयोगवाह में। दिख रहा है आप सभी लोगों को।
यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, पेन का कलर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। चलेंगे इसके बाद से इस 52 वर्डों में जब हम इसको तोड़ते हैं उसके बाद से देखते हैं इस 52 वर्ड में कितने ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग रखते हैं किसमें भैया, आधुनिक वर्ड की श्रेणी में। तो ऐसे 5 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? ऐसे 5 वर्ड होते हैं इस 52 वर्डों में जिसको हम लोग रखते किसमें है, आधुनिक वर्ड की श्रेणी में। वो 5 वर्ड कौन कौन से होते हैं उसको लिखेंगे हमारे साथ। छ आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है, और एक ये वाला ढ़ आता है, और ये वाला ढ़ आता है। यहाँ पे ढ़ के जो नुक्ता लगता है यहाँ पे ना लगा के हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यही 5 ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग किसमें रखते हैं भैया, आधुनिक वर्ड में, ठीक है ना। उसके बाद ये जो 52 वर्ड होते हैं इसमें से ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिनको हम लोग रखते हैं किसमें भैया, तो आप लोग बताएंगे स्त्रीलिंग में। तो ऐसे 3 वर्ड होते हैं, ई, बड़ी ई और री। इसको हम लोग रख देते हैं किसमें भैया, स्त्रीलिंग में। बाकी 49 वर्ड को किसमें रखते हैं हम लोग, पुल्लिंग में। बोलिएगा बात आप सभी लोगों को समझ में आई? अगर हम आप लोगों से परिभाषा की बात करें वर्णमाला की, तो आप लोग क्या कहेंगे? जो 52 वर्ड होते हैं ये 52 जो वर्ड होते हैं ये एक समूह में होते हैं। इसी को जब हम लोग व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, ये नहीं कि हम इसको उल्टा पुल्टा लिख दें। किसमें रखें भैया, व्यवस्थित क्रम में। जब हम इस वर्णमाला को रख देते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय या समूह के व्यवस्थित क्रमबद्ध को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब बात करते हैं कितने वर्ड होते हैं, तो आप लोग बताएंगे हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इस 52 वर्डों को हम लोग किसमें बांट देते हैं, स्वर में बांट देते हैं, व्यंजन में बांट देते हैं, और किसमें बांट देते हैं, अयोगवाह में बांट देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें से ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिसको हम लोग किसके श्रेणी में रखते हैं, आधुनिक वर्ड में। अभी हम क्लास खत्म करने के बाद सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे और सभी लोगों को क्लास में याद होना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि एकदम दिमाग लगा के आप लोग क्लास पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे 40 के 40 क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए थे, ठीक है ना। तो आप लोगों की तैयारी ऐसी होगी कि जितना भी क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछेगा सब आपके नोट से ही आया हुआ मिलेगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। एक बार हम पूरा परिभाषा आप लोगों को पढ़ाएंगे, पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एक डेली कंबाइंड हिंदी का प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद जो 52 वर्ड होते हैं इसमें से 3 कौन कौन से होते हैं, ई, बड़ी ई और ई किसमें रखते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग में। बाकी 49 वर्ड को किसमें रखते हैं हम लोग, पुल्लिंग में। इतनी बात जान लेने के बाद अब हम आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछें। अगर आप सभी लोगों से हम पूछें यह 2 शब्दों से वर्णमाला मिलकर बनता है, किससे किससे, वर्ण प्लस माला से। अब हम अगर आप लोगों से पूछें, क्या पूछे भैया, कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर हम आप लोगों से पूछें वर्ण, 3 चीज़ों के बारे में आप लोग हमको बताएंगे। पहला कि वर्ण किसे कहा जाता है, छोटी सी बात है। अक्षर की ज्ञान आप लोग कैसे बताते हैं या कैसे समझते हैं? अभी तक आप लोग वर्ण, अक्षर और ध्वनि, वर्ण, अक्षर और ध्वनि, इन तीनों के बारे में आप लोग हमको अच्छे से बताएंगे कि आप लोग वर्ण का मतलब क्या समझते हैं, अक्षर का मतलब क्या समझते हैं, और ध्वनि का मतलब क्या समझते हैं। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? वर्ण के बारे में कौन बताएगा? आप सभी लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्ण के बारे में कौन बताएगा कि वर्ण क्या होता है? अक्षर से आप लोग बचपन से सबसे छोटी सी चीज़ सीखते हैं कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। कोई हमको बता लेगा? आप तीनों में से कोई बताए, आप तीनों में से कोई बताए कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, या ध्वनि किसे कहते हैं? बताएंगे आप तीनों में से? जानते हैं बेसिक सी चीज़ है। हम कह रहे हैं आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। एक बार हिंदी पढ़ लेंगे, दुनिया में कोई भी ऐसा आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ाएगा। आप लोग बस ध्यान से देखेंगे, हर एक बेसिक सी चीज़ पढ़ाएंगे और एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। बस आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे। अगर हम आप लोगों से पूछें कि वर्ण किसे कहते हैं, या अक्षर किसे कहते हैं, या ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? सीधी सी परिभाषा होती है, भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं।
वही जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, अगर हम उसको लिखें ना सिर्फ बोलें या बोलने के लिए प्रयोग करें, उसी वर्ड को हम लोग तब क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अक्षर की। अगर हम आप लोगों से पूछें अक्षर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? स स्वर को अक्षर कहा जाता है। जैसे हम लिखें, एक वर्ड लिखें क, एक वर्ड लिखें क, यह हमारा क्या है? ये वर्ड के साथ साथ हमारा क्या है? अक्षर है, क्योंकि हमको पता है इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो यह टूटता है किसमें किसमें भैया? तो आप लोग बताएंगे आधा क धन किसमें भैया? अ में। तो क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर की जब परिभाषा देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? स स्वर को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे वर्ड कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे क्या कहा जाता है भैया? ध्वनि कहा जाता है। तो लिखना है तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ क्या? कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा लिखेंगे, वर्ड की परिभाषा देंगे, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। अभी देखिएगा आप लोग एक ही टॉपिक से कितना क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे। बात करते हैं किसकी भैया? ध्वनि की। जब ध्वनि की बात करते हैं, इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? ध्वनि की परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को मौखिक इकाई को अच्छा, हम आप लोगों से पूछे क्वेश्चन, आप लोग उत्तर बताएंगे। मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अगर कोई आप लोगों से पूछता है ध्वनि कहा, कोई आप लोगों से पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप लोग किसको बताएंगे? वर्ड को बताएंगे कि ध्वनि को बताएंगे? क्यों वर्ड को बताएंगे, क्यों ध्वनि को नहीं कहा बताएंगे? जब कोई भी आप लोगों से पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, तब वर्ड और ध्वनि को दोनों बताएंगे। कहेंगे वर्ड या ध्वनि होती है, कहेंगे कि ध्वनि का मतलब क्या होता है? वही वर्ड जो बोलने में प्रयोग किया जाता है, और जब हम लिख देते हैं उसी वर्ड को, वह क्या हो जाता है? हमारा वर्ड हो जाता है। बाकी जब बोलते हैं तो वही क्या हो जाता है? हमारा ध्वनि हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस अक्षर की। जब परिभाषा देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? अक्षर की परिभाषा देंगे कि तो क्या कहेंगे? स स्वर को क्या कहा जाता है? स स्वर को अक्षर कहा जाता है। स स्वर को अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग लिख लिए हैं। चलेंगे अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या दिख नहीं रहा है वहाँ पे? आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे। दिख रहा है वहाँ पे? इसमें कोई वीडियो में पूछ रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा है लाइव? अच्छा, उधर भी नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, फिर से देखते हैं। देखेंगे। अब बताइएगा, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, देखेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। सही से दिख रहा है? अब चलेंगे। इतनी बात जान लेने के बाद हम इस अक्षर की परिभाषा में क्या लिखेंगे? स स्वर को क्या कहा जाता है भैया? अक्षर कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे। क्या? उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाएंगे, भाषा की सबसे छोटी या एग्जाम में पूछेगा सबसे लघुत्तम इकाइयाँ, ठीक है ना।
यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेगा और उन सब का उत्तर आप लोगों को बताना है, साथ साथ आप लोगों को जानना भी है, ठीक है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो देखिएगा, ठीक है ना। पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अभी हम आप लोगों को बताएं वर्ण या ध्वनि। लिखित इकाई क्या होती है हमारी, तो आप बोलेंगे वर्ण, और मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे भैया वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, तो आप लोग बताएंगे शब्द की। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वह क्या होती है, शब्द होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है, तब आप लोग किसका नाम बताएंगे भैया, पद। किसका होता है, किसका नाम बताएंगे भैया, पद। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, शब्द की। और शब्द मिलकर क्या क्या बनाते हैं, तो आप लोग बताएंगे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो पूछता है यहाँ से एक क्वेश्चन और कि भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे भैया, वाक्य। जैसे हम बात करें वर्ण, जैसे हम लिखें ये क्या है, ये वर्ण है, ये अक्षर है, ये मिलकर किसकी संरचना बनाती है, तो आप लोग बोलेंगे भैया शब्द की। और शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाती है, तो आप लोग बोलेंगे भैया वाक्य की, ठीक है ना। वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, शब्द की। शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, वाक्य की। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, शब्द कहते हैं। और भाषा की जो सबसे बड़ी पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे क्या होती है भैया, वर्ण होती है। क्या होती है भैया, वर्ण होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे क्या होती है भैया, पद होती है। क्या होती है, पद होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनता है उसको आप लोग हेडिंग बना के ऐसे लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग एकदम नोट्स तो वैसे ही बनाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का नोट्स भी तैयार होगा। देखेंगे आप सभी लोग क्या लिखेंगे भैया, भाषा की पहली हेडिंग में क्या लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई, लिखित या मौखिक इकाई, किसको कहा जाता है, उत्तर में आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, कौन सी इकाई, सार्थक इकाई। क्या होता है भैया, अभी पीटेंगे। अब ये बताएं वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाएंगे, शब्द की। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। उसके बाद लिखेंगे, यही गलती करके आएंगे आप लोगों को एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर मार्क ले जाएगा। भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है। अब इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है, व्याकरणिक इकाई, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे, उधर तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहीं पे आगे ऐसे एरो बना के लिखेंगे, इधर एरो बना के वही लिख देते हैं भाषा की। दिख नहीं रहा है नीचे, सभी लोग कमेंट करेंगे, भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है, वाली इकाई को, ठीक है ना, इकाई को। चलेंगे अब इसको भरते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई क्या होती है, तभी हम आप लोगों को बताया क्या होता है भैया, वर्ण या ध्वनि, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे आप सभी लोग, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, वर्ण मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, बताएंगे भैया शब्द की।
और भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई क्या होती है? शब्द मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं? वाक्य की। इसी में एक चीज़ और जुड़ गया है, क्या? कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और ये पद क्या होता है, यही आप लोगों को पता नहीं है, यही आप लोगों को बताना है कि पद क्या होता है। कोई बताएगा भैया पद के बारे में हमको? कोई बताएगा? हाँ, पहली बार सुने, हमको पता है। पद के बारे में कोई बताएगा? नहीं बताएगा तो ध्यान से देखिए। शब्द और पद, शब्द और पद दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? शब्द और पद दोनों एक ही चीज़ होते हैं। शब्द को हम लोग शब्द ना कह के पद कब कहते हैं, इसी बात को आप लोगों को जानना और समझना है। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे अपने अगले पेज पर। चले भैया आगे अपने अगले पेज पर। लिख लिए हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे और ज़ोरदार तरीके से कमेंट भी करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? आप लोगों को हम गारंटी दिलाते हैं, हिंदी में आप लोगों को कोई भी समस्या कहीं से नहीं आएगा हिंदी व्याकरण में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नोट से मिलेगा। एक बेसिक सी चीज़ लेके चलेंगे, आप लोगों को एक हाई लेवल तक चलेंगे। आप लोग देखिएगा, पहले ही दिन से आप लोगों को क्लास करके एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? तो आप लोग नोट्स एकदम ज़ोरदार तरीके से बनाएंगे, अपना चलेंगे। आगे चलते हैं। अब आप लोगों को समझना है किसके बारे में भैया? पद के बारे में। पद क्या होता है आप लोग देखेंगे। पद क्या होता है? जैसे हम कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे शब्द लिखते हैं, देखिएगा। जैसे ये हम लिखें, जैसे हम लिखें राजा भिखारी दान देता है, यह क्या कोई हमको पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला वाक्य है? यह अभी जो लिखा हुआ है यह हमारा क्या है? स्वतंत्र क्या है? तो आप लोग बोलेंगे भैया ये सब हमारा स्वतंत्र क्या है? शब्द है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है, अभी तक यह क्या है? शब्द है। क्या है भैया? शब्द है। इसमें हम क्या करें? कोई व्याकरण का नियम लगा दें, कोई भी व्याकरण का नियम लगा दें। इसमें हम लगाते हैं कौन सा नियम? तो जिससे यह पूरा वाक्य बन जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे भैया? इसमें हम नियम लगा देते हैं, किसके? कारक विभक्ति का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब लिखेंगे आगे, तो राजा ने भिखारी को क्या दिया भैया? दान देता है। यहाँ भी क्या करें हम? एक पूर्ण विराम लगा दिए। तो यह क्या हो गया? यह व्याकरण का कोई ना कोई नियम हो गया। इस शब्द को जब हम किसी भी वाक्य में लिखते टाइम, जब हम उसमें कोई ना कोई व्याकरण का नियम लगा देते हैं, तब इसी शब्द को हम शब्द ना कह के क्या कह देते हैं भैया? पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। इसी वजह से हम आप लोगों को क्या बताएं? भाषा की व्याकरणिक इकाई को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। शब्द और पद दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। शब्द को हम लोग कब पद कहते हैं, कब शब्द कहते हैं? जब वह स्वतंत्र रूप में होता है उसको हम लोग शब्द कह देते हैं। जब उसमें व्याकरण का कोई नियम लगा देते हैं तब वही शब्द हमारा किस में बदल जाता है? पद में बदल जाता है। जैसे भैया एक को हम क्या लिखें, ऐसे एक शब्द लिख दें। ये शब्द लिख दिए, ये कौन सा शब्द है? तो आप बोलेंगे लिखा है राम। ये क्या है? अभी ये स्वतंत्र शब्द है। इसमें हम कोई भी व्याकरण का नियम लगा दें, चाहे हम ऐसे इसको इन्वर्टेड कामा में लिख दें, चाहे यहाँ पे पूर्ण विराम लिख दें, तब इसी शब्द को हम लोग शब्द ना कह के क्या कहेंगे? तो आप लोग बताएंगे क्या कहेंगे भैया? पद कहेंगे, ठीक है ना? तो शब्द और पद में आप लोग एकदम बेसिक सा डिफरेंस जान गए। कोई आप लोगों से पूछेगा शब्द या पद के बारे में तो आप लोग बता ले जाएंगे। कोई समस्या होगी आप लोगों को? बोलिएगा, होगी समस्या? नहीं होगी, ठीक है ना? इतनी बात जान लेने के बाद अब हम लोग आते हैं किस पे भैया? वर्णमाला के भेद पे। किस पे आते हैं? वर्णमाला के भेद पे। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या भैया? वर्णमाला के भेद। वर्ण के भेद या वर्णमाला के भेद या प्रकार। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जब हम वर्णमाला को तोड़ते हैं या इसके प्रकार में बांटते हैं तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन, और एक होता है हमारा क्या भैया? अयोगवा। क्या होता है? स्वर, व्यंजन और अयोगवा।
स्वर व्यंजन और किसमें भैया अयोगवा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आप सबको पता है किसकी बात करेंगे भैया, स्वर की। किसकी बात करेंगे, स्वर की। तो आप लोग प्यारी से हेडिंग बना लेंगे, किसकी भैया, स्वर की। हेडिंग बना लेंगे क्या आप लोग, स्वर। स्वर की जब हम लोग बात करेंगे, स्वर, जब हम स्वर की परिभाषा की बात करेंगे तो कितने लोग स्वर की परिभाषा के बारे में बताएंगे, कितने लोग स्वर की परिभाषा के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात इसमें हम लोग जानेंगे कि स्वर पूछता है एग्जाम में सीधे क्वेश्चन कि स्वर का निर्माण किस धातु से होता है। स्वर का निर्माण भैया किस धातु से होता है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप लोगों को लिख देना है। स्वर का निर्माण किस धातु से होता है, अच धातु से होता है। किस धातु से होता है, अच धातु से होता है। उसके बाद इतनी बात जान लेने के बाद मेरे प्यारे भाई आप लोग क्या जानेंगे, स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा जान लेने के बाद मेरे प्यारे भाई आप लोग क्या जानेंगे, स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं किसकी भैया, स्वर की परिभाषा के बारे में। तो कौन बताएगा स्वर की परिभाषा के बारे में। ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। या ऐसे वर्ण जो बिना अवरोध के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। या तो हम फिर कह सकते हैं क्या भैया, ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो कितनी परिभाषा हम आप लोगों को बताएं, 3 परिभाषा बताएं। कितना आप लोगों के दिमाग में घुसा, एक को नहीं घुसा, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। ठीक है ना, किसे कहते हैं भैया, स्वर। ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या ऐसे वर्ण जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं या ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे वर्ण जो बिना अवरोध के बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्वर कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो परिभाषा लिखना है तो आप लोग लिख लेंगे या तो फिर से वीडियो को सुन के लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, चलेंगे। अब बात करते हैं भैया स्वरों की। तो हम जैसा कि देखते आए हुए हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो आप लोग बचपन में जब पैदा होते हैं तो मम्मी पापा डैडी चाचा चाची सबसे पहले आप लोगों को क्या सिखाते हैं, यही स्वर। यही स्वर क्या होते हैं तो देखिएगा, लिखिएगा मेरे साथ। जो स्वर 11 होते हैं कौन कौन से होते हैं, आ सबको स्वर लिखने आता है ना भैया, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद कौन सा, री, ए, उसके बाद फिर क्या भैया हमारा, ओ और क्या, आओ। ठीक है ना, यही 11 स्वर होते हैं, यही 11 स्वर होते हैं। ये इस वजह से हम आप लोगों को लिख दिए क्योंकि आप लोगों को आता है, हमको पता है क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और गजब का क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है इस वजह से इसको लिखवाए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या भैया कि स्वर जो होता है अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करता है। तो बचपन से पढ़ते आए हुए हैं आप लोग, स्वर अपना रूप बदलकर किसका निर्माण करता है। तो आप लोग बता देंगे भैया किसका निर्माण करता है, मात्रा का निर्माण करता है। जैसे पढ़ते आए हैं कहा भैया, आ की छोटी ई की बड़ी की मात्रा। अब ई बात आपका हमका बताई दे जा, ई बात हमका बताई दे जा, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या 10 होती है। क्यों 10 होती है, क्योंकि मेरे भैया अ की कोई मात्रा नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कौन सी मात्रा से, आ की मात्रा से। अब यहाँ पे आप लोगों को अभी के लिए वर्क देते हैं, पूरा मात्रा आप लोग हमका लिख के दिखाई दीजिए, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं सही सही, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो स्वर अपना रूप बदल कर किसका निर्माण करते हैं, तो आप लोग बताएंगे भैया किसका निर्माण करते हैं, मात्रा का निर्माण करते हैं। और वही मात्रा अभी हम आप लोगों को कॉपी में आके चेक करते हैं, देखते हैं कि बचपन का पढ़ा हुआ और जो बुढ़ापे तक जाएंगे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के पास दिमाग में अभी है कि नहीं। चलेंगे,
चलेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? क्लास कैसी लग रही है, एक बार आप सभी लोग बताएंगे हमको। हाँ, अब हमको विश्वास है, अभी जिसका एक बार भी कटा होगा उसका हम मान लेंगे कि गलत लिखा हुआ है। अभी क्लास ख़त्म होते हुए हम सबकी कॉपी चेक करेंगे, तो आप लोग देखिएगा, आगे सुनिएगा। स्वर अपना रूप बदल कर किसका निर्माण करते हैं भैया? मात्रा का। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हुए हम टॉपिक को आप लोगों को जोड़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, एकदम ध्यान लगा के चीज़ों को सुनिएगा। आगे चलते हैं, हम जस्ट जोड़ते हैं क्या भैया? स्वर के प्रकार। किसके प्रकार की बात करते हैं? स्वर के प्रकार। किसके प्रकार की बात करते हैं? स्वर के प्रकार। जब हम बात करते हैं स्वर के प्रकार की, यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिमाग लगाइए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। स्वर के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से स्वर के प्रकार के बारे में पूछता है, और कुल स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं मूल रूप से, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो आप लोग पहला बताएंगे भैया, मूल स्वर, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भैया? ह्रस्व स्वर। एक होता है हमारा दीर्घ स्वर, और एक होता है हमारा कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। अभी सबके बारे में आप लोगों को जब स्वर का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, हर एक के बारे में बताएंगे, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है ना? उसकी परिभाषा भी बताएंगे। अभी मूल स्वरों में कौन कौन से आते हैं? मूल स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है, और कौन सा आता है हमारा भैया? प्लुत स्वर। ठीक है ना? अब जब बात करते हैं कुल स्वरों की, इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। कौन कौन से? तो आप लोग बोलेंगे भैया, एक होता है मूल स्वर, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? ह्रस्व स्वर। ठीक है ना? और एक होता है हमारा कौन सा भैया? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और एक होता है हमारा कौन सा? प्लुत स्वर। और एक हमारा लास्ट हो जाता है कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर भैया? संयुक्त स्वर। ठीक है ना? यही स्वर के प्रकार होते हैं। इतनी बात आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है ना? उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में जहाँ पर स्वर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल रूप से 3 प्रकार। कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आप लोगों को जोड़ते हैं। क्या आगे पढ़ाएंगे भैया? स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना? यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन वर्णमाला से देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग बताएंगे, एकदम गजब तरीके से सीखेंगे क्या भैया? स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना? तो हेडिंग बनाते हैं क्या? स्वर का वर्गीकरण। ठीक हो गया आप लोगों का? आगे चलें। ठीक है ना? देखिएगा, हेडिंग बना लेते हैं क्या? स्वर का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम गजब तरीके से देखते हैं। जब हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो इसको 7 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना? 7 भागों में, या कहीं कहीं पे 6 भी भाग देखने के लिए मिलता है, लेकिन पूछ लेता है कि इसमें जो एग्जाम में पूछता है कैसा पैटर्न होता है, आगे चलकर आप लोग सीखेंगे। तो पहला जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग करते हैं भैया किसके आधार पर? तो आप लोग बोलेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति। लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ। व्युत्पत्ति के आधार पर। पहले पूरा लिखवा दें कि एक एक साथ सबको लेते हुए चलें, जैसा आप लोग करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। चलेंगे, एक बार पूरा लिख देते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है ना? उसके बाद आप लोग लिखेंगे कालमान। कालमान, या एग्जाम में पूछ लेता है कालमान काल, या मात्रा, या लगने वाले समय के आधार पर। लगने वाले, कोई भी दे के एग्जाम में पूछ लेगा, लगने वाले समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना? उसके बाद फिर पूछ लेता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना? उसके बाद फिर एग्जाम में पूछ लेता है जिह्वा
किसके आधार पर भैया? जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। फिर आगे पूछ लेता है मुख विवर के आधार पर। किसके आधार पर? मुख विवर के आधार पर। दिख रहा है वहाँ पे, आप लोग बताएंगे मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर किसका वर्गीकरण? स्वर का वर्गीकरण। फिर आगे पूछ लेता भैया ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। किसका वर्गीकरण भैया? ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। फिर आगे पूछ लेता है आप लोगों को जाति के आधार पर। दिख रहा है एक बार, आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला पूछ लेता है भैया जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? हम जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं, एक तो हम लोग करते हैं किसके भैया? व्युत्पत्ति के आधार पर। एक करते हैं कालमान या काल या लगने वाले या मात्रा के आधार पर। एक हम लोग करते हैं भैया किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। एक हम लोग किसके आधार पर करते हैं भैया? तो आप लोग बताएंगे जिह्वा के आधार पर। एक हम लोग किसके आधार पर करते हैं? मुख विवर के आधार पर। एक हम लोग करते हैं किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। और एक हम लोग करते हैं किसके आधार पर? जाति के आधार पर। इसमें से अंदर चलेंगे तो बहुत सारा डिटेल आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है ना? तो पहली हेडिंग आप लोग बना लेंगे किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ठीक है ना? व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? पहली हेडिंग बना लेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो आप लोग लिखेंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोरिंग लग रहा है तो आप लोग बता देंगे हमको, ठीक है ना? किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जब स्वर का उत्पत्ति होता है, जब स्वर का उत्पत्ति होता है तब हम लोग इसको बांट देते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में भैया? 2 भागों में। एक होता है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर, इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? अभी आप लोगों को बताए हैं ह्रस्व स्वर। परिभाषा लिखना है तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे। ऐसा स्वर जिसको बोलते टाइम बहुत कम समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री, ठीक है ना? और दूसरा हम लोग बांटते हैं किसमें भैया? संधि स्वर में। किसमें बांटते हैं? संधि स्वर में। संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि गजब का यहाँ पे लॉजिक है। क्योंकि इसको हम लोग बांट देते हैं 2 भागों में। एक होता है हमारा कौन सा? दीर्घ स्वर। कौन सा भैया? दीर्घ स्वर। और एक होता है हमारा कौन सा? संयुक्त स्वर। कौन सा भैया? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है दीर्घ स्वर में कौन कौन, मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है? तो आप लोगों को बताएंगे कौन सा भैया? बड़ा आ, बड़ी ई और कौन सा भैया? बड़ा ऊ। सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या? मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 3 होती है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और कौन सा भैया? औ। अब लॉजिक वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पे पूछता है क्या भैया? ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनका तो निर्माण हमको पता है किसके किसके मिलने से होता है? अ धन आ के। इसका निर्माण ई धन बड़ी ई से या छोटी ई से कुछ भी कह सकते हैं। ऊ धन ऊ या बड़ा ऊ। इसका 3-3, 4-4 प्रारूप देखने के लिए मिलता है। जैसे हम क्या कहते हैं? अगर अ धन आ कर दें तब भी बड़ा आ हो जाता है। अ धन बड़ा आ कर दें तब भी बड़ा आ हो जाता है। आ धन छोटा आ कर दें तब भी बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ धन बड़ा आ कर दें तब भी क्या होता है? बड़ा आ ही होता है। जैसे इसको हम कहें ई धन ई कर दें तब भी बड़ी ई होता है। ई धन बड़ी ई कर दें तब भी क्या होता है? बड़ी ई होता है।
बड़ी ई धन छोटी ई कर दें तब भी बड़ा ई का ही निर्माण होता है, और बड़ी ई धन बड़ी ई कर दें तब भी बड़ा ई का निर्माण होता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब संधि पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा वर्णमाला किस पे है, पूरा का पूरा संधि किस पे है, इसी वर्णमाला पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ये चार, इनका निर्माण किसके किसके मिलने से आपस में होता है? तो ए का निर्माण किसके मिलने से आपस में होता है? आ धन ई के मिलने से आपस में किसका निर्माण हो जाएगा? ए का। और ए का निर्माण किससे होता है? तो आप लोग बता देंगे आ और ये वाला ऊपर वाला ले लेंगे, आ धन ए मिलके क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। और ओ का निर्माण किसके मिलने से होता है? आ धन ऊ के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? ओ का। और आ धन ओ मिलके क्या बना लेता है? आ धन ओ मिलके क्या बना लेता है? तो आप लोग बताएंगे औ बना लेता है, ठीक है ना। तो आप लोगों से यहाँ से पूछता है ए का निर्माण आधन ई के आपस में मिलने, ए का आधन ए के आपस में मिलने, ओ का आधन ऊ के आपस में मिलने से, और औ का आधन ओ के आपस में मिलने से, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? चलेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हम लोग किसमें करते हैं? दो भागों में, एक मूल या हरस स्वर होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4, और एक होता है हमारा कौन सा? संधि स्वर। इसको बांट देते हैं किसमें भैया? दीर्घ स्वर और किसमें? संयुक्त स्वर में, ठीक है ना। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? बाकी जितना भी स्वर का वर्गीकरण है उसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कल। आज अभी आप लोगों से एक बार हम वीडियो को बंद करके आप लोगों से, सभी लोगों से पूछते हैं कि चीज़ें आप लोगों को याद हुई कि नहीं याद हुई। उसके बाद फिर हम आगे कल आप लोगों को इसके आगे लेके चलेंगे व्युत्पत्ति के बाद, ठीक है ना। तो धन्यवाद आज के लिए आप लोगों को। जय हिंद।